आज का अपना अध्ययन बिंदु रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान। 1885 से भारत के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ होता है। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। तब से भारतीय मन में राजनीतिक जागरण अधिकाधिक उभरता चला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से 1905 के बीच का जो युग है वो उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। 1905 से 1919 के बीच का जो है वो उग्रवादी विचारधारा के लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया। इसके बाद 1919 से 1947 के बीच में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चली। भारत के अंदर राष्ट्रवाद के उत्थान में कुछ तत्व महत्वपूर्ण थे। उनमें प्रमुख निम्न हैं। परंपरागत भारतीय इतिहास लेखकों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान को अंग्रेजी प्रशासन की बनाई गई संस्थाओं, अवसरों तथा साधनों द्वारा उत्पादित प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय अनुक्रिया का परिणाम ही बताया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा कुछ सीमा तक उस नीति की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा। कहने का अर्थ यह है कि ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो भारत के अंदर नीतियाँ अपनाई, चाहे वो प्रशासनिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र की हों, उन नीतियों की क्रिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत के अंदर उनके विरोध की एक लहर पैदा हुई और उसी का परिणाम था कि भारत में राष्ट्रवाद पनपा। जो पहला कारण माना जाता है वो है अंग्रेजी राज का प्रभाव। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासकों ने भारत में अपनी पकड़ दृढ़ करने तथा भारत के आर्थिक शोषण के लिए राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा बौद्धिक सभी क्षेत्रों में आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग किया और इन आधुनिक पद्धतियों ने जो भारत के अंदर जागरण पैदा किया, उसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा जो तत्व है वो है भारत की राजनीतिक एकता। इंग्लैंड ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में खैबर दर्रे तक संपूर्ण भारत को विजय कर लिया और जो भारत अनेक रियासतों में विभक्त था, अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त था, उसको एक राजनीतिक एकता प्राप्त हुई और भारतीयों ने एक देश के बारे में सोचना शुरू किया। इसका भी एक परिणाम है कि भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। अगला जो है वह है भारत में शांति तथा प्रशासनिक एकता की स्थापना। अंग्रेज़ों से पहले 18वीं शताब्दी तक भारत में एक अव्यवस्था थी, क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे और उनका राज्य और प्रशासन भी स्थायी नहीं था। राजा और सामंत बदलते रहते थे, जिससे शांति व्यवस्था सही नहीं थी। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था भी अलग अलग थी। लेकिन अंग्रेज़ आने के बाद में जब उन्होंने पूरे भारत पर अपना प्रभाव जमा लिया तो पूरे भारत में शांति स्थापित होगी। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और इसका भी एक कारण है कि भारत के लोगों ने ये जाना कि भारत एक देश है और इसके पूरे की एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है, जिससे भी इनमें एकता की भावना जागृत हुई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के साधनों की अंग्रेज़ों ने योजनाएं बनाई। पक्के मार्गों का एक जाल बिछाया, जिससे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, ग्रामीण प्रदेशों में आना जाना सुगम हो सके और उनका व्यापार आसानी से चल सके। इसके अलावा 1853 में भारत में रेल लाइन का प्रारंभ हुआ, जो 1900 तक आते आते 25,000 मील लंबी बिछा दी गई। ये सारी की सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक लाभ के लिए बिछाई थी, लेकिन इसका लाभ भारतवासियों को भी मिला और भारत के जो लोग एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते थे, इन पक्की सड़कों और रेलों के माध्यम से उनका आवागमन हुआ और वो एक दूसरे के संपर्क में आए। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने 1850 में आधुनिक डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया, बिजली के तार को शुरू किया और इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये डाक व्यवस्था से एक स्थान से दूसरे स्थान पर
विभिन्न मुद्रित सामग्री और पत्र व्यवहार आसान हो गया। उससे भी जो लोग भारतीय स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान आसान हो गया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। आधुनिक शिक्षा का प्रचलन 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत को दी और उसका उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे भारतीय अंग्रेज़ तैयार किए जाएं जो रंग रूप से भारतीय हों लेकिन अंदर से वो अंग्रेजी शिक्षा के जानकार और अंग्रेज़ हों। और ये इसलिए किया गया कि भारत के अंदर उनको प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापारिक जो संस्थाएं थी उनको चलाने के लिए कुछ अंग्रेजी क्लर्कों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने भारत के अंदर इस अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। लेकिन इस शिक्षा ने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद का उत्थान किया और वो इस तरह से किया कि जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा लेना शुरू किया तो वो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित हुए, पाश्चात्य विचारों को जाना, पाश्चात्य साहित्य को पढ़ा और वहाँ की जो स्वतंत्रता की भावना थी, स्वतंत्रता के विचार थे, वो भारतवासियों में आए और इन्होंने इस शिक्षा ने भी भारत में राष्ट्रवाद की तरफ भारतीयों के कदम आगे बढ़ाए। आधुनिक समाचार पत्र। भारत में अंग्रेजी राज का एक अन्य प्रभाव आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना था। ये यूरोपीय लोग ही थे जिन्होंने भारत में छापेखाने को स्थापित किया, समाचार पत्र तथा सस्ता साहित्य प्रकाशित करना प्रारंभ किया। सने सने भारतीय भाषा समाचार पत्र स्थापित होने लगे। ये समाचार पत्र पाश्चात्य नमूने पर विकसित हुए। इन भारतीय समाचार पत्रों में जनमत बनाने तथा राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई, जिनमें से प्रमुख निम्न थे: द इंडियन मिरर, द बंगाली, द अमृत बाजार पत्रिका, द बॉम्बे क्रॉनिकल, द हिंदू पैट्रियट, द मराठा, द केसरी, द आंध्र प्रकाशिका, द हिंदू प्रकाश, द कोहिनूर इत्यादि अनेकों अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा समाचार पत्रों ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया तथा अंग्रेजी शासकों द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों को और उनके शोषण को इन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं को जनता में लोकप्रिय बनाया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा यदि हम कहें कि भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बन गए और जनता को शिक्षित करने का माध्यम बन गए। इस तरह से आधुनिक समाचार पत्रों ने भारत के अंदर राष्ट्रवाद के उत्थान में अपनी महती भूमिका निभाई। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। अंग्रेज़ों के प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षेत्र की नवीन प्रक्रिया से नगरों में एक नवीन मध्यम वर्गीय नागरिकों की एक श्रेणी उत्पन्न हुई। इस नवीन श्रेणी ने अंग्रेजी भाषा सीख ली क्योंकि इससे अंग्रेजी कंपनियों में नियुक्ति प्राप्त करने में सुविधा हो जाती थी और दूसरी ओर उन्हें सम्मान भी मिलता था। ये नवीन श्रेणी अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गई और इस नवीन वर्ग ने भारत के अंदर जो भी आंदोलन चले उनका नेतृत्व किया और ये एक गतिशील अंग था। इसके उद्देश्य की एकता और आशा की भावना थी। ये मध्यम वर्ग आधुनिक भारत की नवीन आत्मा बन गया तथा पीछे इसके समस्त भारत में अपनी शक्ति का संचार कर दिया। इस वर्ग ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके विकास के सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेतृत्व देने वाले थे वो सब के सब लोग इस मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित थे और पाश्चात्य विचारों के जानकार थे। इन लोगों ने भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। इतिहास के शोध का प्रभाव। कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों ने, अंग्रेजी विद्वानों ने, जिनमें सर विलियम जोन्स है, मोनियर विलियम्स है, मैक्स मुलर है, रोथ है तथा समसन है, इन लोगों ने जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा थी उसका अध्ययन किया, यहाँ के पुरातत्व का अध्ययन किया और यहाँ की संस्कृतियों का अध्ययन किया और इन लोगों ने ये बताया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसी भी तरह से पाश्चात्य जो संस्कृति हैं, रोम तथा यूनान की जो संस्कृतियाँ हैं, सभ्यताएँ हैं, उनसे कम नहीं है, उनसे श्रेष्ठ है। यहाँ के वेद और उपनिषद साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। इन सबसे भारतीयों के अंदर
आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना पैदा हुई और एक नया आत्मविश्वास जगाया और जिसका परिणाम था राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन। इसके अलावा इस समय में जो यूरोपीय आंदोलन चल रहे थे, यूरोप के अंदर जो स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, उनकी जानकारी भी भारतीय लोगों को वहाँ के पत्र पत्रिकाओं, साहित्यों के माध्यम से मिलती थी और उसका प्रभाव भी भारतीय जो आंदोलन है राष्ट्रवाद का, उसके अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन भारत के अंदर राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद व अन्य सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, इससे भी भारत के अंदर जो रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास थे, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, वंशानुगत पुरोहितवाद, इन सब का विरोध शुरू हुआ। जाति प्रथा, अस्पृश्यता और जो भी असमानताएं थी, इनका विरोध शुरू हुआ और इस विरोध के परिणाम स्वरूप भारत के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना है वो उभरी। अगला जो कारण आता है इसके अंदर जातिवाद। 1857 के विद्रोह का एक दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि शासकों तथा शासितों के बीच में एक जातीय कटुता आ गई थी। इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध व्यंग्य पत्रिका पंच अपने व्यंग्य चित्रों में भारतीयों को उपमानव जीव के रूप में प्रदर्शित करती थी, जो आधा गोरिल्ला तथा आधा आपसी और जो वरिष्ठ पार्श्विक शक्ति द्वारा नियंत्रण में रह सकता था। यानी इंग्लैंड के जो अधिकारी थे या इंग्लैंड के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को जातीय दृष्टि से श्रेष्ठ बताया और उन्होंने ये कहा कि भारत के लोग सिर्फ बलपूर्वक ही नियंत्रण में रखे जा सकते हैं और वो किसी भी तरीके से विश्वास करने लायक नहीं है। इस तरह से इनके इन कार्यों से भारतीय जनमानस में अंग्रेज़ों के प्रति एक दुर्भावना पैदा हुई और उसका परिणाम भी था कि अंग्रेज़ों का विरोध होना शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। आर्थिक शोषण। अंग्रेज शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अत्यंत विनाशकारी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय दृष्टिकोण को इन शब्दों में व्यक्त किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था उस उच्च स्थिति तक पहुंच चुकी थी जैसी कि औद्योगिक क्रांति के पूर्व होनी चाहिए थी, परंतु विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व ने इस अर्थव्यवस्था का शीघ्र ही विनाश कर दिया और उसके बदले में कोई अनुकूल तथा रचनात्मक तत्व कुछ नहीं दिया, जिसका परिणाम था अगाध निर्धनता तथा अधःपतन। अंग्रेज़ों ने जब भारत पर राज्य स्थापित किया तो उस समय इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही थी। औद्योगिक क्रांति के लिए उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी और निर्मित माल को बेचने के लिए एक बाज़ार की आवश्यकता थी। भारत इन दोनों दृष्टियों से उपयुक्त स्थान था। इसके कारण भारत के अंदर जितने भी लघु और कुटीर उद्योग थे उनका अंत हो गया और उनके द्वारा जो निर्मित माल था वो सस्ता होने के कारण भारतीय जितने भी लघु और कुटीर उद्योग का काम करने वाले व्यक्ति थे वो बेरोजगार हो गए और उनका धंधा चौपट हो गया और भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गई और इस तरह से इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। कृषि के क्षेत्र में अनेक कर लगाए। जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महलवाड़ी हो, चाहे रेतवाड़ी हो, इन सब के अंदर इन्होंने भारतीय किसानों का शोषण किया। इसके अलावा होम चार्जेज, यानी इंग्लैंड के जितने भी लोग थे वो जितने भी खर्चे किया करते थे वो भारतीय राजस्व से करते थे और जो कमाते थे वो भारत से बाहर भेजते थे। इन सब बातों को जो भारत का मध्यम वर्ग था, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने समझा और भारतीय जनमानस को इसको बताया, जिसका परिणाम था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध आम जनता का रुख हो गया और भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। कुछ जो गवर्नर जनरल थे उनकी नीतियां भी भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की जो दृष्टि थी और जो नीतियां थी उसने भी भारत में राष्ट्र भावना को जगाने का कार्य किया है। लॉर्ड लिटन ने ICS में भर्ती की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी, जिससे कोई भी भारतीय युवक इस परीक्षा को न दे सके। इसका विरोध हुआ। 1877 में भीषण अकाल पड़ा था
लेकिन इस अकाल के समय दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, इसका भी विरोध हुआ। इसके अलावा 2 और अधिनियम थे, जिसमें भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम, जो कि भारतीय लोगों पर प्रतिबंध लगाने के अधिनियम थे। इन सब का विरोध हुआ और इन सब के विरोध के फलस्वरूप भी भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। लिटन के बाद में रिपन गवर्नर जनरल बनकर आया और रिपन के काल में एक बिल आया, इल्बर्ट बिल। इस बिल के अंदर भारतीय जजों को यूरोपीय जजों के समान अधिकार दिए गए थे, लेकिन यूरोपियन लोगों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के फलस्वरूप भारतीय लोगों ने ये जाना कि किस तरह से अधिकार छीनने पे यूरोपीय लोग विरोध करते हैं, तो अपने को भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विरोध की नीति अपनानी चाहिए, आंदोलन की नीति अपनानी चाहिए। और इन सब का परिणाम हुआ भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। तो ये उपयुक्त कारण थे जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ और इस राष्ट्रवाद के उत्थान के कारण भारत में अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। धन्यवाद। हो गया और क्या डाल दें 16 मिनट को होने को।